कोरिया के एक शहर में एक बड़ी इमारत जल रही होती है। फायर फाइटर होंग एक बच्ची को बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदता है, लेकिन आग में जल गई रस्सी टूटने से वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो बच जाता है। जैसे ही वो बच्ची के परिवार के पास जाता है, उसे एहसास होता है कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। अचानक दो लोग सूट पहनकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ते हैं। वो उन्हें चेतावनी देता है कि मलबे से दूर रहें, लेकिन तभी वो देखता है कि फायर फाइटर्स एक शव निकाल रहे हैं और वो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। एक महिला चून उसे बताती है कि वो मर चुका है। दूसरा रक्षक मक उसे समझाता है कि वे उसे 7 न्यायिक परीक्षाओं से गुजारने के लिए आए हैं। होंग इस सच को समझ नहीं पाता और देखता है कि उसके साथी उसकी मौत पर शोक मना रहे हैं। वो चिल्लाता है कि उसे अपनी माँ से मिलना है, लेकिन अचानक उसका शरीर हवा में उठने लगता है और एक विशाल द्वार की ओर बढ़ता है। वो एक अलग दुनिया में पहुँचता है, जहाँ हजारों आत्माएं न्याय के दरवाजे की ओर बढ़ रही है। वहाँ उनकी मुलाकात रक्षक नेता रिम से होती है, जिन्होंने 47 आत्माओं को पुनर्जन्म दिलाने में मदद की है। रिम होंग को पैरागॉन बनने की बधाई देते हैं, लेकिन होंग इसे ठुकरा देता है और कहता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। वे न्याय के द्वार से गुजरते हैं और अचानक एक भयानक जगह पहुँचते हैं, जहाँ चारों तरफ लावा फैला होता है। ये हत्या का पर्वत है। मक तुरंत होंग से पूछता है कि क्या उसने किसी की हत्या की है, लेकिन होंग इससे इनकार करता है। रिम समझाते हैं कि किसी को बचाने में असफल रहना भी अपराध माना जाता है। होंग को एक स्टेडियम में लाया जाता है, जहाँ जमीन के विशाल दरवाजे खुलते हैं और एक लावे से भरी खाई दिखती है। इसमें जलती हुई आत्माएं बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार वापस गिर जाती है। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप लगाता है कि होंग ने अपने साथी को बचाने का मौका होते हुए भी ऐसा नहीं किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे 5 साल तक लावा में जलने की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन रिम इसका विरोध करते हुए घटना की गहरी जांच की मांग करता है। जांच में सामने आता है कि होंग ने अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फंसे हुए फायर फाइटर को निकालना असंभव था। अब ये देखा जाएगा कि न्याय उसे निर्दोष मानता है या सजा देता है। जब होंग को एहसास हुआ कि वो अपने साथी को नहीं बचा सकता, उसके सहयोगी ने खुद कहा कि उसे दूसरों को बचाने जाना चाहिए। होंग ने उस रात 8 लोगों की जान बचाई। रिम ने दलील दी कि होंग का नायकत्व उसके फैसले को सही ठहराता है। जज ने उसकी बहादुरी को देखते हुए आरोपों से मुक्त कर दिया और अगले परीक्षण के लिए आगे बढ़ने दिया। हालांकि वो पहले मुकदमे में जीत गया, लेकिन अपने साथी की मौत की याद से परेशान रहा। उसने रक्षकों से पूछा कि वे उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद को पैरागॉन नहीं मानता। तब उसे पता चला कि इन रक्षकों का अपना मकसद था। उन्होंने नर्क के राजा योमरा से एक सौदा किया था। अगर वे 49 आत्माओं को पुनर्जन्म दिलाने में सफल होते तो उन्हें भी मानव बनने का मौका मिलता। अगला परीक्षण आलस्य का परीक्षण था, जहाँ चून ने बताया कि होंग ने कभी भी जीवन में आलस नहीं किया। वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, चाहे इसका मतलब एक मधुमक्खी के छत्ते को गिराकर अपनी पूरी टीम को डंक मरवाना हो या किसी बिल्ली को इमारत की छत से बचाने के चक्कर में एक लैम्बोर्गिनी तोड़ देना। जज इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने होंग की एक प्रतिमा बनाने का आदेश दिया, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि वो इतनी मेहनत क्यों करता था, तो होंग ने जवाब दिया, पैसे के लिए। ये सुनते ही जज ने अपना फैसला बदल दिया और उसे दंड मिलने का आदेश दिया। सजा में एक विशाल मशीन आलसी लोगों का पीछा कर उनके हड्डियां तोड़कर मछलियों को खिला रही थी। रक्षक जज से विनती करने लगे कि वो होंग की जिंदगी को और गहराई से देखें। तब ये सामने आया कि होंग ने पैसे कमाने के लिए खुद को तकलीफ दी, क्योंकि वो अपनी बीमार माँ और लॉ स्कूल जाने वाले भाई की मदद करना चाहता था। ये जानकर जज ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया। टीम अगली जगह जाने के लिए नाव पर सवार हो गई, लेकिन तभी उन पर राक्षसों का हमला हो गया। वे अपने हथियार निकालकर राक्षसों से लड़ने लगे। कई दुश्मनों को काट कर खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर कैप्टन नाव से गिरने वाला था। मक ने अकेले ही जहाज की रक्षा की और एक बड़े पत्थर को गिराकर दुश्मनों का पीछा खत्म किया। इसके बाद रिम ने बताया कि ये हमले सिर्फ इस वजह से हो रहे थे क्योंकि होंग के परिवार का कोई सदस्य मरकर प्रतिशोधी आत्मा बन चुका था। जब वे होंग के घर पहुँचे तो देखा कि उसकी माँ जिंदा थी, यानी मरने वाला उसका भाई सू था, जो अब एक भूत बन चुका था। भूत भागने की कोशिश करता है, लेकिन रिम उसका पीछा करता है और उसे अपने हथियार से पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि आत्मा बहुत तेजी से वारों को चकमा दे रही थी। रिम और सू की आत्मा की टक्कर होती है, जिससे रक्षक दूर जा गिरता है और भूत भाग निकलता है। रिम उसे ढूंढते हुए एक मिलिट्री बेस तक पहुंचता है, जहां उसे सैनिकों की बातचीत से पता चलता है कि सू को भगोड़ा माना गया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि कप्तान और एक सैनिक कुछ छिपा रहे थे। रिम खुद को एक कर्नल के रूप में छुपाकर कप्तान से सवाल करता है और उस पर सू की हत्या का आरोप लगाता है। डर के मारे कप्तान रिम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो सू की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस बीच होंग का सामना धोखे की देवी से होता है, जो उस पर आरोप लगाती है कि उसने अपने मृत साथी के लिए झूठे वसीयतनामे लिखे थे। होंग ने ये झूठे पत्र उसकी बेटी को ये सोच कर दिए थे
कि उसके पिता ने खुद लिखे थे। देवी गुस्से में आकर होंग की जुबान काटने का आदेश दे देती है। तभी रिम टेलीपैथी के जरिए अपनी टीम से संपर्क करता है और होंग की हरकतों का बचाव करता है। वो बताता है कि होंग ने अपनी माँ को भी झूठे पत्र लिखे थे जिसमें वह अपनी जिंदगी को सफल और खुशहाल बताता था ताकि वह चिंता न करे। रिम तर्क देता है कि ये झूठ दूसरों को दिलासा देने के लिए थे, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। देवी को ये समझ आता है और वो होंग को माफ कर देती है, लेकिन फिर रिम होंग से झूठ बोलता है और कहता है कि उसका परिवार ठीक है, पर असल में वह अपनी टीम को बताता है कि सू वास्तव में मर चुका है और प्रतिशोधी आत्मा बन चुका है। रिम फिर समय में पीछे जाकर देखता है कि सू की मौत की रात को असल में क्या हुआ था। वो देखता है कि एक सैनिक डोंग ने गलती से सू को गोली मार दी थी क्योंकि उसने अपनी बंदूक की सुरक्षा लॉक हटा दी थी। डर के मारे डोंग ने तुरंत अपने कप्तान को बुलाया, लेकिन कप्तान ने सू को बचाने के बजाय उसे जमीन में दफना दिया। रिम ये देखकर सन्न रह जाता है कि सू असल में मरा नहीं था, उसे जिंदा दफनाया गया था। ये देखकर उसे अपने अतीत की याद आ जाती है जहाँ उसके पिता को भी जिंदा दफन किया गया था। दूसरी ओर होंग अन्याय के नर्क में पहुँचता है जहाँ लोगों को कई वर्षों तक बर्फ में जमा दिया जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरतमंदों की मदद नहीं की थी। लेकिन चूंकि होंग एक फायर फाइटर है और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा है, उसे बिना किसी सजा के आगे बढ़ने दिया जाता है। केबल कार में सफर के दौरान एक बड़ा खुलासा होता है। रक्षकों की यादें हमेशा मिटा दी जाती है सिवाय रिम के। मग गलती से होंग को ये बता देता है कि उसका भाई सू ही प्रतिशोधी आत्मा है। सच जानने के बाद होंग का अस्थिर मानसिक संतुलन पूरे संसार को हिला देता है और केबल कार टूटने लगती है, लेकिन अंत में वो खुद को संभाल लेता है और अपने साथियों की मदद करता है। तीनों विश्वासघात के नर्क में पहुंचते हैं जहां एक सुंदर देवी उन लोगों को दंडित करती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को धोखा दिया। होंग ने अपने जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, इसलिए वो बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ जाता है। उधर रिम सू की आत्मा को एक नाइट क्लब में ढूंढ लेता है जहां वो अपनी हत्या में शामिल एक सैनिक को मारने की कोशिश कर रहा था। रक्षक और प्रतिशोधी आत्मा हवा में पूरे शहर में लड़ाई करते हैं। रिम एक जाल बिछाकर सू को एक जादुई रस्सी से एक इमारत पर बांध देता है। वो सू से कहता है कि अगर वो पुनर्जन्म चाहता है तो उसे अपने हत्यारों को माफ करना होगा, लेकिन ये बात सुनकर सू को अपने सबसे अच्छे दोस्तों के धोखे की याद आ जाती है और वो गुस्से में एक जोरदार झटका देकर खुद को मुक्त कर लेता है। इस बीच डोंग अत्यधिक शराब पीने के बाद अपनी गलती स्वीकार करता है और सू की मां को उसके शव की सही लोकेशन बता देता है। महिला अपने छोटे बेटे की अंतिम जगह देखती है और पीछे खड़ा सू ये सब देख रहा होता है। सू रिम के पास जाता है और कहता है कि अब उसने डोंग को माफ करने का फैसला कर लिया है क्योंकि उसने उसकी मां को उसका शरीर खोजने में मदद की। वो रक्षक से विनती करता है कि वो डोंग से अंतिम बार बात करने के लिए एक माध्यम बने। वो डोंग से कहता है कि वो उसे माफ कर चुका है और उसे अतीत के बारे में रोना बंद कर देना चाहिए। दूसरी तरफ होंग हिंसा के नर्क में पहुंचता है जहां उन्हें एक विशाल गड्ढे में कूदना पड़ता है। वो एक चट्टान से टकराता है लेकिन मक उसे पकड़ लेता है, लेकिन होंग गलती से अपने साथियों से टकरा जाता है जिससे तीनों एक बार फिर गहराई में गिर जाते हैं। आखिरी समय में उनका गिरना अचानक रुक जाता है। हिंसा का परीक्षण शुरू होता है और अभियोजक होंग पर अपने भाई को हाई स्कूल में पीटने का आरोप लगाते हैं। उस समय उनका परिवार बहुत गरीब था और सू कुपोषण का शिकार था। सबसे बुरी बात ये थी कि होंग ने कभी माफी नहीं मांगी और अगले ही दिन अपने घर से भाग गया, फिर कभी वापस नहीं आया। न्यायाधीश तुरंत फैसला सुनाता है कि होंग परिवार के प्रति हिंसा का दोषी है और उसे एक ऐसे गड्ढे में डालने का आदेश देता है जहां लोगों पर लगातार पत्थर फेंके जाते हैं। लेकिन चून फैसले को रोकने के लिए अनुरोध करती है और कहती है कि अगले परीक्षण को इस परीक्षण के साथ जोड़ा जाए क्योंकि दोनों गहरे जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था क्योंकि अगर होंग अगले परीक्षण में दोषी पाया जाता तो रक्षक अपने सभी अधिकार खो देते। दुर्भाग्य से रक्षक जल्द ही उस रात की सच्चाई जान लेते हैं। सू देखता है कि होंग उनकी मां के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि होंग अपनी मां का गला घोंटने की कोशिश कर रहा था। सू तुरंत अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है जिससे होंग गुस्से में तकिए को छोड़कर सू पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। होंग उस समय बेहद निराश और हताश महसूस कर रहा था क्योंकि उसका परिवार बहुत गरीब था और उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। उसे लगा कि उनकी तकलीफों का अंत सिर्फ मौत से ही हो सकता है। यही वजह थी कि बाद में गिल्ट के कारण वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। ये सुनकर रक्षक निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अब वे इस परीक्षण को जीत नहीं सकते, खासकर अंतिम परीक्षा में जहां संतान द्वारा माता पिता की अवहेलना को परखा जाता है। उधर रिम सू को उसके शरीर के पास ले जाने की कोशिश करता है ताकि आत्मा पुनर्जन्म की यात्रा शुरू कर सके। जब वे मिलिट्री कैंप में पहुंचते हैं तो सू अपनी मां को सैनिकों से अपने बेटे के शव तक पहुंचने की भीख मांगते हुए देखता है। आर्मी का कप्तान गुस्से में आकर उसकी
की माँ के पोस्टर फाड़ देता है और उसे जमीन पर धक्का दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सू का गुस्सा फूट पड़ता है और वो फिर से एक प्रतिशोधी आत्मा में बदल जाता है। सू अपनी बेड़ियों को तोड़ देता है और रक्षक को दूर फेंक देता है। उसका गुस्सा इतना जबरदस्त होता है कि वो एक विशाल तूफान में बदल जाता है, जिससे सैनिक हवा में उछलने लगते हैं और एक दरवाजा परलोक की ओर खुल जाता है। इस बीच मक पोर्टल के जरिए जीवित दुनिया में प्रवेश करता है और सू पर हमला करता है। वो एक विशाल प्रतिमा तोड़कर सू को चौंका देता है, जिससे रिम को उसे जादुई रस्सी से बांधने और उसके तांडव को रोकने का मौका मिल जाता है। दूसरी ओर होंग का परीक्षण शुरू होता है और स्वयं यमराज इस केस का न्याय करने का फैसला करते हैं। देवता होंग पर अपनी माँ की हत्या की कोशिश और अपने भाई की पिटाई का आरोप लगाते हैं। यमराज ये भी बताते हैं कि होंग की माँ को पहले से ही पता था कि उनका बेटा उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस दर्द को अपने दिल में छिपा कर रखा। इससे होंग का अपराध और भी गंभीर हो जाता है। यमराज कहते हैं कि होंग ने अपनी ही जन्नी की हत्या करने की कोशिश की, जो सबसे बड़ा पाप है, और इसलिए उसे हमेशा के लिए नर्क में रहने की सजा दी जाती है। लेकिन तभी पूरे संसार में हलचल मच जाती है, क्योंकि एक आवाज होंग की माँ से बात करने लगती है। दरअसल रिम ने अपनी शक्ति का उपयोग करके सू को अपनी माँ से सपने में बात करने का मौका दिया। सू अपनी माँ से माफी मांगता है और बताता है कि होंग पिछले 15 सालों से लगातार काम कर रहा था ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। चौंकाने वाली बात ये थी कि माँ पहले ही होंग को माफ कर चुकी थी और खुद को दोषी मानती थी कि वो अपने बच्चों के लिए सही से देखभाल नहीं कर पाई। ये सुनकर होंग फूट फूट कर रो पड़ता है और यमराज भी इस भावनात्मक दृश्य से प्रभावित हो जाते हैं। देवता फैसला करते हैं कि अब होंग को और दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिसने उसे क्षमा कर दिया वही सबसे बड़ा पीड़ित था। इस तरह होंग को पुनर्जन्म की अनुमति मिल जाती है। होंग आभार जताते हुए चून को नमन करता है और फिर तेज रोशनी में गायब हो जाता है। धरती पर रिम सू को 49वीं पुनर्जन्म आत्मा के रूप में ले जाने का फैसला करता है, ताकि वे राजा के साथ अपनी डील पूरी कर सकें और खुद भी पुनर्जन्म प्राप्त कर सकें। अंत में टीम नर्क में अंतिम परीक्षण की ओर बढ़ती है, जहां उन्हें यमराज तक पहुंचने के लिए राक्षसों से लड़ना होगा। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी मजेदार वीडियो बना सकूं।